तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फर्स्ट टू फिफ्थ की रिम जिम एक सिंगल वीडियो के अंदर ही, ठीक है। 2x पे या 1.5x पे आप देख लेना वीडियो को, जिससे आपका टाइम बचेगा एंड मैं भी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। एंड मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो दे देना। तो फर्स्ट जो रिम जिम है उसका जो पहला चैप्टर है वो झूला है, ठीक है। एंड क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा केवीएस के अंदर, जो अभी तक का पैटर्न रहा है उसमें ये है कि कुछ लाइंस दे देगा एंड पूछेगा कि भाई ये जो लाइन है, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल, ठीक है। ये लाइन दे देगा एंड ये कहेगा कि भाई ये किस कविता की है एंड आप कहोगे अरे बारिश वारिश वाली कोई कविता है, देन आप ऑप्शन में देख के लगा दोगे, बट नहीं, ये झूला की है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मैं एक बार पूरी कविता आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही थी, ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। एंड जो सेकंड चैप्टर है वो आम की कहानी है। इसमें कहानी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बच्चों के लिए सिंपल सी बेसिक सी कहानी है एंड जैसे सी बात है उन्हीं के लिए है। तो इसमें क्या है कि एक लड़की होती है, उसको आम दिखता है पेड़ पे, वो चाहती है वो आम खाना। तो वो अपने भाई को बुला के लेके आती है कि वो आम तोड़ दो मेरे लिए। एंड वहाँ पे कौवा ही बैठा होता है साइड वाले पेड़ के ऊपर, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो। एंड वो भाई गुलेल से उसको गिरा देता है, तभी उसको गिरते हुए आम को कैच कर लेता है कौवा। एंड जैसे वो लेके उड़ रहा होता है तो हनी बी होती है ना, जो मधुमक्खी, उनके छत्ते से टकरा जाता है, आम छूट के गिर जाता है उसके घोंसले में, अंडे टूट जाते हैं एंड वो करने लगते हैं काएं काएं। पर वो जब वो गिर जाता है ना, तब उसको गिलहरी उठा लेती है एंड जैसे ही वो अंडे से बच्चे जो निकल गए कौवे के, उनकी शोर सुन के गिलहरी घबरा जाती है और वो आम नीचे गिर जाता है पेड़ के नीचे सोए हुए एक आदमी की पगड़ी में, एंड वहाँ से बच्ची आम उठा लेती है। तो ये सेकंड चैप्टर है। एंड थर्ड है पत्ते ही पत्ते। इसमें भी कुछ नहीं है कि जो टीचर है इन बच्चों की, आप दीदी बोल सकते हो, वो पत्ते लेके आती है, दीदी बोला गया है इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के, एंड वो इनके बारे में इनको सिखाती है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि पत्ते ही पत्ते हैं ये चैप्टर, जैसे आप समझ जाओगे पढ़ के। पर हाँ, स्टार्टिंग में ये क्या, मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। ये पूछा जाएगा कि कहाँ किस चैप्टर के अंदर था, देन यहाँ से थोड़ा मुश्किल रहेगा पता लगाना। वह चैप्टर है पत्ते ही पत्ते। एंड वहीं पे बात करते हैं पकौड़ी, 4 चैप्टर। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची प्लेट में आ गई, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आप जब भी फटाक से पहचान लोगे कि पकौड़ी चैप्टर का नाम है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आप ऐसा हो गए पढ़ने के बाद लाइन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज़ करोगे तो ऑप्शन में ही मिल जाएंगे। एंड वहीं पे 5th चैप्टर है इसमें, रसोई घर। तो इसके अंदर आपसे बेसिक सा क्वेश्चन वही बनेगा, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो जो भी हमारे यूज़ के रहते हैं ना, टूल्स एंड बर्तन वगैरह रसोई के अंदर, तो वो रसोई घर आप पहचान लोगे, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो 6th चैप्टर की बात करते हैं, चूहों म्याऊं सो रही है। तो इससे शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मोसे सोई नासों में से सांसों में से, घर 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 हो रही है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बिल्ली सो रही है तो कैसी आवाज़ आ रही है, सर सर सर, घर 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 घर, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा रहेगा। तो घर 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 है वो आवाज़। बाकी आप पहचान लोगे पढ़ के कि भाई ये है म्याऊं सो रही है चैप्टर से, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्लास का 6th चैप्टर है। एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि ये कविता है, ये मतलब कौन सा चैप्टर नंबर है एंड कौन सी बुक है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है थोड़ा। एंड जो 7th चैप्टर है वो बंदर और गिलहरी का है, जिसमें ये स्टोरी एक, जिसमें पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था तो उसकी पूंछ नीचे झूल रही थी। तो गिलहरी देखती है उसको झूला समझ के, वो उस पर झूलने लगती है। तो बंदर उसको बोलता है अरे ये क्या कर रही हो, तो वो कहती है अरे सॉरी भाई, मेरे को तो लगा कि ये झूला है, ठीक है, ये थी, और फिर वापस भाग जाती है गिलहरी। तो ये कहानी थी, ठीक है। बच्चों को मतलब कि ऐसी कहानी रहेंगी। पतंग, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को, अरे ये छोटा कैसे हो गया। पतंग, ठीक है। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में छुटी पतंग, अरे कट गई
लुटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो ये कविता है एंड इसमें आपको पूछा सकता है इसको काटा उसको काटा खूब लगाया सैर सपाटा। तो ये कौन सी कविता है, कहाँ से लिया गया है? देन पतंग है 8 चैप्टर रिमझिम फर्स्ट। एंड फिर है गेंद बल्ला। ये जो चैप्टर है इसमें भाई बैट एंड बॉल की कहानी है। तो जो गेंद है वो बल्ले से कहती है तुम मुझको क्यों मारते हो? तो बल्ला कहता है भाई मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा। तो ये बात चल रही होती है, तभी बैट बहुत ज़ोर से बॉल पर मारता है, बॉल चली जाती है झाड़ियों में, ठीक है, गिर जाती है। एंड बैट हर जगह ढूंढता है, उसे नहीं मिलती। फिर जब वो थक के जाने लगता है तब बॉल बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे ले लो। तो वो उसे उठा लेता है, फिर वो उसे कहता है देखो मुझे मारना मत, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी थी। एंड 10 चैप्टर है बंदर गया खेत में भाग। तो ये भी एक पोएम है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर साग पकाया, खद्दर बद्दर सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। क्वेश्चन आ सकता है कि बंदर भाई क्या बिछा के सोया? तो वो चलनी बिछा और ओढ़ सूप ओढ़ कर सोया, इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। और बंदर ने खेत में जाके क्या करा, तो वो भी आ सकता है। या लाइनें दे दी, पूछ लिया पोएम का नाम क्या है, बंदर गया खेत में भाग, बंदर बाग में भाग गया, ऐसा कुछ करके ऑप्शन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो 10 चैप्टर है रिमझिम फर्स्ट का। वहीं पे ये जो आप देख रहे हैं वर्ली शैली की चित्रकला है, ईवीएस में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ज़्यादातर जानवर जो प्रकृति से रिलेटेड रहती है, किसानी अपनी महाराष्ट्र के अंदर बनाई जाती है ये, ठीक है। ये चित्र महाराष्ट्र वाली शैली। तो इसमें एक बुढ़िया का है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुढ़िया का क्या नाम था। अब आप एक नाम दे देंगे उसमें, सरला, बिमला, रोज़ी, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो भाई आप उनमें से देखोगे यार बुढ़िया का नाम क्या हो सकता है। अगर बूढ़ी है तो पुराने ज़माने में पैदा हुई होंगी, ऐसा कुछ भी करके आप तुक्का मारोगे तो वो गलत हो सकता है। तो बुढ़िया का नाम है कुछ भी नहीं, ठीक है। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो ये आ सकता है एक बुढ़िया 11 चैप्टर। तो ये आपके सामने। एंड 12 चैप्टर मैं भी। तो भाई इसमें एक कहानी है ये। आप उसमें क्या है, दो अंडे होते हैं, दोनों में से एक साथ बच्चे निकलते हैं, एक बत्तख का होता है एक मुर्गी का चूजा होता है। तो उसकी नकल करता है, जैसे जैसे वो बत्तख का बच्चा करता है वैसे वो करता है। तो एंड में वो पानी में जब चला जाता है तैरने के लिए तो चूजा भी जाता है पर वो डूबने लगता है, ठीक है। तो ये कहानी है। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला, मुझे भी चूजा बोला, ठीक है। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला, मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चूजा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया, बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला, ठीक है। तो ये है कि भाई कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए, हर जगह नकल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बस ये कहानी थी। चैप्टर का नाम ध्यान रखें 12th, और मैं भी नाम है इसका। तो भाई ये है लालू और पीलू। तो भाई दो मुर्गी के चूजे होते हैं, लालू और पीलू। तो लालू लाल चीज़ें खाता था, पीलू पीली चीज़ें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा और लालू ने उसे खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी, उसका मुंह जलने लगा। फिर पीलू उसके लिए गुड़ लेके आया, तो लालू ने वो गुड़ खाया तो उसके मुंह की जलन ठीक हुई, ठीक है। तो ये था, ये छोटी सी कहानी थी। फिर ये वर्ली शैली की चित्रकला है, चकई के चकदुम, ठीक है। चकई के चकदुम 14 चैप्टर है, ठीक है। ये पोएम है। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मेडिया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। तो ये है कविता, ठीक है। चकई के चकदुम 14th। और 15th है छोटी का कमाल। तो ये कहानी है, कविता आप बोल सकते हैं, जिसमें दो बच्चे हैं, एक छोटी है और एक समर सिंह है। समर सिंह हट्टा कट्टा तगड़ा मोटा ताज़ा बच्चा है, एंड जो छोटी है वो उसको बोलता है कि तू कितनी छोटी है, सूखड़ी हड्डी है, इस तरीके से चिढ़ाते हैं ना, वो सब है। तो ये है, समर सिंह थे बहुत करते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा पराठा, छोटी पतली रोटी। मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पटसन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली। लेकिन जब बैठे शीशों पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए।
तो भाई सीसो का मज़ा तो अभी है जब दोनों एक दूसरे को झुलाएं, तो जो छोटी थी अपनी, वो टॉप पे चले गए, उसको मज़ा आ रहा था, मगर वो भाई मोटे ताजे थे समर सिंह, तो वो नीचे ही पड़े रहे। तो ये है, ठीक है। शायद सफदर हाशमी की लिखी हुई ये पोएम है, एंड उनके बारे में आप पढ़िए, अब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे नाटक किया करते थे वो। तो छोटी का कमाल इस चैप्टर का नाम है, 15 चैप्टर। एंड 16th है चार चने। तो भैया नाम चार चने हैं, पर इसमें कैरेक्टर तीन है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तोता, हमारा घोड़ा और चूहा, ठीक है। तो ये है, पैसा पास होता तो चार चने लाता, चार में से एक चना तोते को खिलाते, तोते को खिलाते तो टाएं टाएं गाता, टाएं टाएं गाता तो बड़ा मज़ा आता। पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते, घोड़े को खिलाते तो पीठ पर बिठाता, पीठ पर बिठाता तो बड़ा मज़ा आता। तो पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना चूहे को खिलाते, चूहे को खिलाते तो दांत टूट जाता, दांत टूट जाता तो बड़ा मज़ा आता, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो कैरेक्टर तीन है, नाम मगर चार चने हैं, 16 चैप्टर। 17th है अपना भगदड़। तो बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो इसमें बेसिकली है क्या, एक ओल्ड लेडी है, उनको अलग अलग जानवर परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आप ध्यान दीजिए। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। जैसे वो मक्खी को उड़ाने भागी, तो बिल्ली पकौड़ी खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब वो बिल्ली की देखने चली तो कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। जैसे वो कुत्ते के पीछे भागी तो बकरा भी अंदर घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। तो भैया जैसे ही वो अंदर भागी तो वो टकरा के मटका भी गिर गया उनसे, और बकरा वहां से भी निकल गया। तो भाई परेशान में लास्ट में बुढ़िया हमारी तंग होके अब बिल्ली को सौंप दिया घर पूरा। और जो ये चित्र शैली आप देख रहे हैं, बिहार की मधुबनी शैली है, ठीक है। आपका ईवीएस में क्वेश्चन आ सकता है। भगदड़ 17 चैप्टर। तो 18th है हलीम चला चांद पर। इस पे क्वेश्चन आया था 21st के एग्जाम में। तो हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया, ठीक है। चलते चलते अंधेरा हो गया, हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चांद पर हलीम को क्या क्या मिला, एंड वो वापस क्यों आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर 18 हलीम चला चांद पर। अब है 19 चैप्टर अपना, हाथी चल्लम चल्लम। हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भैया हरियाणा के सीएम है क्या। भारी भारी मूड मटकाता झम झम झम, हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम। पर्वत जैसी दै थुलथुली थल थल थल, हालर हालर दै हिले जब हाथी चल्ला चलल। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घम घम, हल्लम हल्लम होदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी अग्गड़ बग्गड़, पिलवान पूछन बैठा है बांधे पगड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डगमग डगमग, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम घम घम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, ठीक है। यार मज़ेदार है वैसे काफ़ी, ठीक है। तो ये शायद लास्ट चैप्टर था, फर्स्ट गिरिमझिम का तो हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड की कविता है ऊँट चला। मेरी भांजी वंशिका, उसको मैंने पढ़ाई थी ये कविता, ठीक है। वो सेकंड क्लास में थी जब। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थककर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये कविता है, ऊँट में ऊँट की कुछ विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ होता है, जाहिर सी बात है बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप टीचर बनने वाले हैं। तो आइए। और फिर सेकंड चैप्टर है भालू ने खेली फुटबॉल। ये भी मैंने उसको पढ़ाया था, ठीक है। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। तो स्टोरी एक शेर का बच्चा था, पेड़ के नीचे छिप के सो रहा था, जाहिर सी बात है वो गोल बन के
ठीक है, सिमट के पूरा, भाई ठंड में हर कोई सिमट जाता है। तो भालू ने बोल समझ के उस पर लात मारी, वो हवा में उछल गया और वो जा लटका डाल से, पर आया उसको बड़ा मज़ा। तो भालू को बोला भाई मज़ा आ रहा है, दोबारा कर। तो भालू ने भाई फिर उसको ऐसे उछाला, तो काफ़ी बार उछाला, 12वीं बार शायद उछालने के बाद भालू वहाँ से रफू चक्कर हो गया और वो डाली भी टूट गई। तब तक माली भी आ गया, ठीक है, बाघ का। और वो भाई चिल्लाया शेर पे कि भाई हर जाना भर तू तो। वो बोलेगा भाई ठीक होने दो शेर का बच्चा, फिर भर दूंगा। फिर माली वहाँ से जाता है, तो भाई शेर का बच्चा भी वहाँ से 9-11 हो जाता है, ठीक है। तो वही लास्ट में बोलता है जान बची तो लाखों पाए, ये कहानी थी। तो ये मुहावरा है 9-2-11 हो जाना। इसका शायद क्वेश्चन बने, पर फिर भी ना भी बने तो बट आपको इतना सिंपल नहीं बनेगा। भालू ने खेली फुटबॉल, सेकंड चैप्टर, सेकंड रिमझिम का। अब थर्ड चैप्टर है म्याऊं म्याऊं। एक तो वो था म्याऊं सोई हुई है जो अपनी, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर ये कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलख कर रोई। रोती हूँ क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहियाँ चूटी, चूहियाँ काट गई चूटी भर, ठीक है। सचमुच बहुत डरी चूहियाँ से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चूहियाँ को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना, ज़रा डराना चूहियाँ को भी ज़रा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो वही है म्याऊं म्याऊं, उन्हें बिल्ली की एक्टिंग कर दी बच्ची ने, तो चूहियाँ डर के भाग गई, ठीक है। तो ये थर्ड चैप्टर है सेकंड क्लास के रिमझिम का, म्याऊं म्याऊं। फोर्थ है अधिक बलवान कौन। ये कहानी है, भाई बहस हो जाती है हवा में और सूरज के बीच कि भाई कौन ज़्यादा ताकतवर है। जाहिर सी बात है सूरज है, बट वो प्रूफ करने की बात आती है इस स्टोरी के अंदर। हवा बोलती है भाई कैसे। तो सामने से एक बंदा आ रहा होता है कोट वगैरह पहन के, तो वो कहता है जो भाई इसके कपड़े उड़ा देगा या हटा देगा इसके शरीर से, उसे मान जाएंगे कि वो ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई हवा अपनी पूरे फुल फोर्स से बहती है, टोपी उड़ जाती है एंड बंदा अपने कोट को कसकर पकड़ लेता है, बटन वगैरह बंद कर लेता है। इतनी ज़ोर से हवा चलती है कि बंदा गिर जाता है, बट कोट नहीं उतरता उसका। और भाई फिर सूर्य देवता अपना गर्मी बढ़ा देते हैं, तो भाई अब फिर बंदा अपना कोट वगैरह निकाल देता है परेशान होके। तो हवा मान जाती है कि भाई सूरज ज़्यादा ताकतवर है। तो ये फोर्थ चैप्टर है अधिक बलवान कौन, सेकंड क्लास का। फिफ्थ है दोस्त की मदद। तो भाई इसमें एक लोमड़ी और एक कछुआ दोस्त रहते हैं एंड वहाँ पे तभी वो बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी तेंदुआ आ जाता है। तो भाई लोमड़ी तो चालाक एंड स्पीड में भी तेज, तो लोमड़ी भाग जाती है सरपट अपनी मांद के अंदर। और कछुआ भैया स्लो है अपना, मगर वो फंस जाता है तेंदुए के पास, बट वो अंदर घुस जाता है अपने खोल के अंदर। तो और भाई तेंदुआ फिर उसको कोशिश करता है निकालने की, खाने की, काटने की, फिर वो असफल रहता है उसमें। तो लोमड़ी अंदर से बोलती है कि भाई तेंदुए इसको पानी में डाल दे, नरम हो जाएगा इसका खोल, फिर आराम से तोड़ के खा लियो। तो तेंदुआ भाई भोंदू वो डाल देता है और कछुआ अपना निकल जाता है। तो ये कहानी थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग थी, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है ये कहानी, दोस्त की मदद, फिफ्थ चैप्टर। एंड फिर यहाँ पे है बहुत हुआ, ठीक है, सिक्स चैप्टर है ये, बहुत हुआ। भैया बारिश परेशान कर देती है ना बहुत बार, तो ये उसी के लिए है, ठीक है। ये कविता है बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ। मौन सुआ, सुआ एक जानवर होता है, खरगोश की, चूहे की कैटेगरी का आप मान सकते हैं उसे। सूरज ज़्यादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, ठीक है। तो ये है बरसात से परेशान हो गए लोग, सिक्स चैप्टर है, बहुत हुआ, कविता है ये एक। एंड सेवेंथ है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक, वीरू है इसमें कैरेक्टर का नाम और माँ है उनकी। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई, उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें, ठीक है। वीरू लड़की है, ठीक है, ये भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वीरू क्या है, लड़की है लड़का है, रेफरेंस देके चैप्टर का। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। ये पूछ सकता है कि कितने उस कमरे के अंदर कितने खाने, दीवारें कितने, मतलब दीवारें थी जिन पे खाने थे, 3 थी, 4 थी, 2 थी, 1 थी, तो 2 दीवारें थी, ठीक है। वह आँख फाड़े देखती थी। तो लास्ट में ये रहता है कि वो जो उसकी मौसी होती है उसको बुक्स ऑफर करती है बच्ची को,
तो वो बाद में कोई भी शायद किताब नहीं लेती है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसे एक बड़ी किताब देती है, मोटी किताब देती है, वो लेने से मना कर देती है, ठीक है। ये देखो ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। फिर एक तीसरी किताब दिखाई और उसके बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने किताब पढ़ने पलटे और फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। उसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों, तो ये पूछना आ सकता है मौसी ने वीरू को क्या लाने के लिए कहा अगली बार, और कितनी बार बुक्स ऑफर की थी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 बार की थी, ठीक है। तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये था मेरी किताब 7 चैप्टर। 8 चैप्टर है तितली और कली, ठीक है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली, ठीक है। तो ये कविता है जिसमें तितली और कली लाइनें आ सकती है इनमें बीच में से, एंड पूछ सकती हैं क्या है, जैसे अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली, ये किस कविता से लाइनें ली गई है, ठीक है। तो जैसे पूछ सकते हैं तितली और कली, ध्यान रखना है आपको। 8 चैप्टर है। 9th है बुलबुल। तो भैया बुलबुल की विशेषताएं बताई गई है इसके अंदर। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तो बुलबुल की पहचान बताई है, ठीक है। ईवीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर पर रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, बुलबुल को हम लोगों में से कोई डर नहीं लगता, हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, तो ह्यूमन फ्रेंडली है, ठीक है। एंड जिसके सर पे काले होते हैं वो सिपाही बुलबुल होती है, ठीक है, काली रंग की कलंगी होती है जिसके, ठीक है। ये रहा। तो बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती है, वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनती है। तो भाई पूरा ईवीएस का चैप्टर ये हिंदी में आया हुआ है। तो वो है ना इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये सारे चैप्टर एक साथ इन मतलब जो भी स्टडी मटेरियल रहता है इन एज के बच्चों के लिए, तो आपने पढ़ा होगा एनईपी के अंदर, तो उसका भी एग्जाम्पल मिलता है इसके साथ। तो ये अपना घोंसला कैसे बनाती है ये भी आ सकता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं, ठीक है। एंड उन पे कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देती है, डॉट्स। तो ये था, ठीक है, बुलबुल को लेके 9 चैप्टर बुलबुल 2nd क्लास का रिमझिम। 3rd है अपना मीठी सारंगी। भाई इसमें एक सारंगी बजाने वाले बाबा होते हैं गांव के अंदर, कलाकार आदमी, वो अपनी सारंगी बजाते हैं, लोग भाई बड़े खुश हो जाते हैं उनकी सारंगी सुन के। एंड वो कहते हैं वाह कितनी मीठी सारंगी है, मज़ा आ गया सुन के। तो जो वो बजा के सो जाते हैं बाद में अपना रख के, तो भोला होता है, भोला जाता है और वो कहता है मीठी सारंगी, वो भाई चाट के देखता है उसको, उसको हिला के उसके अंदर से रस निकालने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि सचमुच मीठी है। कुछ होते हैं ना भोंदू इंसान जो लिटरल मीनिंग लिटरली ले लेते हैं हर चीज़ को। अब बच्चों के संदर्भ में हम भोंदू नहीं बोल सकते, बड़ों के संदर्भ में बोल सकते हैं जो हर बात को लिटरली मीनिंग में ले जाए, पर अब समझ रहे हो ना मेरी बात, वो वही चीज़ है। तो फिर वो परेशान होकर गांव के बाहर फेंकाता है उसको जाके सारंगी को। तो अगले दिन लोग देखते हैं सारंगी गायब है, लोग कहते हैं बड़ी मीठी सारंगी थी गायब हो गई। तो जब वो कहते हैं तो ये भोला परेशान हो जाता है, कहता है क्या खाक मीठी थी, मैंने चाट के देखा मुझे तो मीठी नहीं लगी, मैं तो बाहर फेंक आया उसको। तो मीठी सारंगी है, मेन कैरेक्टर भोला है इसके अंदर। 10th चैप्टर है। अब भैया टेसू राजा बीच बाजार कविता है अपनी, मस्त, ठीक है। चलो 11 चैप्टर है वैसे 2nd क्लास का। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भेड़े कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार।
ठीक है, तो मस्त कविता लगी है मुझे। तो भाई 20,23,000 दाने थे एक अनार में, ठीक है, ध्यान रखना, और इतने ही कलकत्ते में कुत्ते थे। तो ये चैप्टर है, आपको ध्यान रखना, 11 चैप्टर था ये। 12th है बस के नीचे बाघ। तो कहानी है, एक जंगल में, मतलब वो बस जा रही थी, एंड खेलते खेलते ना जंगल से एक बाघ निकल के आ गया और बस में खड़ी थी, तो बस के अंदर जा घुसा वो, ठीक है। जो बच्चे थे वो डर गए भाई। दरवाज़ा खुला है, बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रख कर बस के भीतर देखने लगा, ठीक है। तो लोग डर के भाई भाग गए सब उसके आसपास से, और फिर जब बाहर निकल गए भाई, ड्राइवर निकल गया इमरजेंसी गेट से, सब लोग निकल गए। तो बस भाई अपना बाघ आगे जाके बैठ गया। फिर वो परेशान होके बस से निकल के जाके बस के नीचे बैठ गया अगले पहियों के पास, ठीक है। बाहर देखने लगा, ये सामने वाली सीट पे बैठ के देखो आप, बस आ रही थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए, ठीक है। तो उससे डर के भाग गए सारे लोग। तो ये कहानी थी बस के नीचे बाघ, 12 चैप्टर था। 13 है अपना सूरज जल्दी आना जी। ठंड में भाई सभी यही पुकार करते हैं, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा आर पार ना दिखता है। कुहासा मतलब कोहरा, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द में भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब के सब ही सीले हैं। तो ये क्वेश्चन वो था ना, बरसात वाला, हमने पढ़ा था शायद फर्स्ट क्लास की अपनी रिमझिम के अंदर था, तो उसके साथ कंफ्यूज कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, जल्दी सूरज जल्दी सूरज जल्दी आना जी, ठीक है। तो ये है सूरज जल्दी आना जी 13th। तो अब चलते हैं नटखट चूहा। भाई ये मस्त चूहा है, ये भाई इसको टोपी सिलवानी होती है मस्त, ठीक है। तो ये जाता है भाई कपड़े वाले के पास, कहता है भाई एक बढ़िया रेशमी मेरे को कपड़ा दे मस्त सा। ये कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल कर अंदर जा रहा था, नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया जैसे दुकानदार। तो उसने दुकानदार, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, तो वो कहता है मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। वो कहता है भाई हट यहाँ से, चूहे को मैं कपड़े नहीं बेचता, तो गुस्से में बोलता है। तो भाई चूहा उसको कहता है रातों रात मैं आऊँगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा। भाई दुकानदार डर जाता है, वो उसे रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता है एक। फिर वो उसे लेके जाता है भाई दर्जी के पास, दर्जी को कहता है कि भाई सील अब इसको। दर्जी कहता है भाई जाना, मैं क्यों सिलूंगा। तो वही भाई रातों रात मैं आऊँगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा। भाई दर्जी कहता है भाई बड़ी मुसीबत, सील देता है टोपी। अब टोपी सिल की तो वो कहता है भाई चमकनी भी तो चाहिए मेरी टोपी। तो वो जाता भाई चांद सितारे की दुकान वाले के पास, फिर उसे कहता है कि भाई वो लगा इसमें चांद सितारे, हो कहता है भाई नहीं लगाऊंगा। फिर वो कहता है रातों रात मैं आऊँगा अपनी सेना लाऊंगा सारे सितारे बिखेरूंगा। तो वो भी डर के भाई लगा देता है। फिर भाई ये सब कांड करने के बाद हमारा चूहा चला जाता है महाराजा के दरबार में, अपने राजा के दरबार में। तो राजा देख के कहता है अरे वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो फिर चूहा जब भी कहता है भाई बदतमीज तो है ही वो नटखट है। तो कहता है उतरो गद्दी से, फिर बैठूंगा मैं। तो कहता है भाई भाग यहाँ से, क्यों बैठेगा। तो वही कहता है भाई अच्छा ये बात नहीं बैठने दोगे। तो फिर वो कहता है रातों रात मैं आऊँगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुतरूंगा। अब भाई राजा भी डर गया कि भाई ये तो आतंक मचा देगा पूरा। तो भाई राजा कहता है भाई बैठ तू। तो भाई राजा उसको बिठा देता है, और फिर थोड़ी देर बैठ के कूदने फाने का तो मस्ती करने का तो चला जाता है, और फिर अपने दोस्तों को अपनी चमकीली टोपी दिखाता है, और उसके दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, वो उससे कहानी सुनना चाहते हैं। ये भी मस्त स्टोरी थी, पूरा ब्लैकमेलर था अपना चूहा, ठीक है। बिल्लू सांडा था ये नटखट चूहा। तो 15th है इक्की दोक्की। जो ये कहानी है ये भी बहुत अच्छी है। दो बहनें हैं, इक्की और दोक्की। इक्की के सर पे एक बाल था, दोक्की के सर पे दो बाल थे, ठीक है। और उनका नाम, एक केस वाली और दूसरी का नाम दोन केस वाली। केस मतलब बाल होते हैं, तो आप उसको ध्यान रखना है। और वो अपने घर में रहती थी, छोटे से घर में, उनके साथ में उनके मम्मी पापा, अम्मा और बाबा रहते थे, ठीक है। तो चार लोग रहते थे। तो जो दोन केस वाली थी भाई वो थोड़ी घमंडी थी कि उसके सर पे दो बाल है, उसके घर वाले उससे प्यार करते थे, उसकी माँ उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बोलती थी। अब चाहे जैसे भी हो, माँ बाप के लिए सभी खूबसूरत होते हैं उनके बच्चे। तो भाई 21 वाली वैसे अच्छी थी, तो वो जाती है भाई परेशान से हो जाए थोड़ा, वो निकल जाती है घूमने फिरने के लिए। तो वो जंगल में जाती है एक, तो वहाँ भाई उसे आवाज़ आती है कि भाई पानी पिला दो। तो इक्की क्या करती है भाई, मेहंदी की झाड़ी होती है सूखी सी, वो पास झरना बह रहा होता है पानी।
तो वो उसे पानी पिला देती है। तो ठीक है, और फिर उसके बाद वो आगे जाती है तो एक गाय बंधी होती है पेड़ से लाचार बेचारी, वो कहती है भूख लगी है, तो वो उसको खाना खिला देती है, उसकी रस्सी खोल देती है जैसे आप देख रहे हो। फिर वो जैसे ही आगे जाती है तो उसको एक झोपड़ी दिखती है, उसमें एक दादी होती है, ठीक है। तो वो कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रही थी, ऐसा कुछ करके। तो वो बोलती है कि बूढ़ी अम्मा जो है, वो कहती है आ जाओ मेरी बच्ची, और वो कहती है जाओ नहा लो तुम, और फिर खाना खा लेना। वो नहा लेती है, खाना खा लेती है। जैसे वो नहा के अपने मेरे से सर पे से तौलिया हटाती है तो वो देखती है उसके बहुत सारे बाल आ जाते हैं। और जब वो वापस अपने घर जा रही होती है तो उसके रास्ते में मेहंदी का, जिस पेड़ की उसने मदद की थी, वो उसे मेहंदी देती है हाथ पे लगाने के लिए, और गाय दूध देती है। फिर वो जब जाती है अपने घर पे बड़ी खुश होती है। तो वो जो उसकी बहन थी दोकी, वो देख के कहती है अच्छा, वो सब बातें बताती है उनको। तो फिर वो दोखी कहती है कि ठीक है। वो भी जब जाती है तो ना उसे रास्ते में मेहंदी का पेड़ की आवाज़ मिलती है, सुनाई देती है, ना गाय की आवाज़ सुनाई देती है। तो सीधा वो अम्मा की झोपड़ी में चली जाती है। तो कहती है मेरा गर्म पानी करो, मेरे सर में भी तेल लगाओ, मुझे भी दो खाना वाना, जो मेरी बहन के साथ करा। तो वो करती है। फिर वो जैसे नहा के आती है, अपना तौलिया हटाती है, उसके सर पे एक भी बाल नहीं बचता। तो उसको सबक मिल जाता है। वो अपने घर आती है, फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये कहानी थी, ठीक है। रास्ते में गाय सींग भी मारती है, मेहंदी का पेड़ कांटे भी चुभोता है। तो ये था इक्की दुक्की, ठीक है, 15 चैप्टर। अब भैया थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर आ गया अपना, कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता है, ठीक है। तो भाई कक्कू पर्यायवाची पूछ सकता है, कोयल होता है, ठीक है। लेकिन यह तो दिन भर रोता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते हैं इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम उसका कक्कू। कक्कू वह है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्या होना हम झक्कू। नाम है इसका कक्कू। तो बच्चे से पूछ सकते हैं भाई कक्कू के उन्होंने क्या क्या नाम बिगाड़े, सक्कू भक्कू झक्कू, ठीक है। ये 3 नाम है बेचारे, कक्कू की तो वाट लगा दी है इसके दोस्तों ने। तो भाई थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिमझिम का अपना, वो कक्कू। अब है शेखीबाज मक्खी। शेखीबाज होता है भाई जो अपने मुंह में मिट्ठू रहता है और वो सब, ठीक है। शेखी बगाड़ता है, वो सारी चीज़ें। तो एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला उठा। इस बात को सुन के उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई और बेचारे के कान छिल गया उसके पंजे से। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजे मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। भाई ये निरा बावला था शेर यार। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो तो कोशिश कर रही थी और वो उतना ही फंसती जा रही थी, ठीक है। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन रहती वहाँ से चलती बनी। योगेश जोशी जी ने ये कहानी लिखी थी, बड़ी मस्त कहानी थी। तो उसकी सारी शेखी निकल गई, ठीक है। सेकंड चैप्टर था शेखीबाज मक्खी, अपनी थर्ड क्लास के रिमझिम का। फिर थर्ड चैप्टर है मन करता है। कविता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धुआं जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं।
मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। सुरेंद्र विक्रम की ये कविता लिखी गई है एंड मन करता शीर्षक है इसका। थर्ड चैप्टर है थर्ड क्लास के रिमझिम का। फोर्थ है अपना पंजाबी लोक कथा है एक, बहादुर बित्तो। तो पूछ सकते हैं बहादुर बित्तो क्या है, ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म ना आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपककर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत जाने के लिए तैयार हो गया। फिर पहुंचा तो क्या भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो वही कहानी है, वो भेड़ियों को देखेगी तो फिर वो भेड़ियों को कहेगी, तू एक ही शेर लेके आया। तो शेर डर के फिर भागने लगता है, भेड़िया उसके साथ साथ खिंचा चला जाता है। तो वो कहानी थी, ठीक है, तो ये था। तो वो कहती है, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था, तू अपनी पूंछ में से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू सिर्फ एक ही शेर लाया, ठीक है, वो भी मरियल सा। तो भाई ये कहानी है। कैसी लगी कहानी? बढ़िया ही लगेगी यार बच्चों को तो। मुझे भी मज़ा आया पढ़ के ये। वैसे हमसे सब कहते हैं, ठीक है, कविता है, 5th चैप्टर है। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता है, जो चाहे वह डांट बताए। निरंकार देव सेवक जी ने ये कविता लिखी है। काफ़ी अच्छी कविता है। बच्चों को ऐसे परेशान करते हैं घर के बड़े। मैं खुद ऐसे कई बार बोलता हूँ कि यार बाहर खेल लो, परेशान मत करो अपने घर के बच्चों को। तो ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, जैसे पंजाब की थी। ये टिप टिपवा उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। क्वेश्चन आ सकता है। तो 6th चैप्टर है अपना, 3rd क्लास की रिमझिम का। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिप्पा कौन है? टिपटिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा के डर, डरते डर टिपटिप्पा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे, अरे ये मैंने भी बचपन में सुनी है, वो घर के पास बैठ जाता है तो वो टपका बोलते हैं हरियाणवी में, तो वो होती तो पढ़ते हैं। संयोग से ये घर के पास आके झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह उड़ डर गया। अब
यह टिपटिप्पा कौन सी बला है, ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हल उन्हें ही खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जची। वह अपना मोटा लठ लेकर उठाकर वह पंडित के घर चला गया। वहाँ पे पंडित जी के घर में जब वो बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। सुबह से पानी उछीलते उछीलते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़े पोखर में। पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। उलीचना मतलब निकालना, ये भी पूछ सकते हैं। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का हमारा बेचारा बाघ टिब्बा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। यही था वो बेचारा बाघ। इस वो सोचा टिप टिप्पा आ गया। भाई बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है टिप टिप्पा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आंसू ने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। सॉरी गैस, बस उसे या फिर याद आ गई ये कहानी अपनी। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ के भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंद देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गिरजा रानी अस्थाना की कहानी थी। मुझे तो बड़ी मस्त लगी यार, याद आ गई बचपन की। टिप टिप्पा उत्तर प्रदेश की लोक कथा 6 चैप्टर। एंड अब करते हैं भाई बंदर बांट। बंदर बांट भी हमने खूब सुनी है, ठीक है। नाटक है ये। खुली जगह है, कोई बड़ा सा कमरा है, पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियां हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। तो ये मतलब बताया गया है क्लास में प्ले वगैरह करवाने के लिए। बंदर के लिए पोशाक चाहिए, बिल्लियों के लिए पोशाक चाहिए। सामान एक मेज़, एक बड़ा मेज पोश, बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तो वही बंदर बाट वाली वही कहानी। 2 बिल्ली है, काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली, और वो लड़ रही है अपने टुकड़े के लिए कि कौन खाएगा कौन खाएगा, ठीक है। तो वो रोटी रखी है अपनी। तो ये सब है। तो बंदर सुन रहा होता है इनकी बातें, काफ़ी देर से परेशान हो जाता है इनकी बक से सुन के। तो वो कहता है ठीक है मैं करता हूँ इनका फैसला कि मेरी रोटी मेरी रोटी। तो बंदर कहता है क्यों तुम इतना झगड़ा कर रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी में मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो लेके जाते हैं उन्हें अपने वहाँ पे टेबल पे। तो वो क्या करता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ये रोटी देखी थी, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक है। तो काली बिल्ली, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई पहले कौन सी बिल्ली ने रोटी देखी, तो सफ़ेद बिल्ली ने देखी, ऐसा आएगा नहीं, फिर भी गेस कर लो। तो ये है। तो भाई वो अपना तराजू लेता है तो वो खा जाता है खुद ही, ठीक है। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है, ठीक है, वो यही कहता है। तो वो बराबर करने के चक्कर में खुद खाता रहता है। ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें थोड़ा खाकर हल्का कर दो। तो ऐसे करके वो सब कुछ खा लेता है और बिल्ली को लास्ट में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बिल्ली खाली हाथ रह जाती है। तो ये था अपना बंदर बांट। और लेखक जो है इस नाटक के, उनका हरिवंश राय बच्चन जी, काफ़ी फेमस है। मधुशाला इनकी एक फेमस कविता है। तो रचनाकार और रचना में आ जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। 8th है अपना कब आऊँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा एक कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा पीला सफ़ेद लाल नारंगी नीला आसमानी काला बैंगनी रंग का तो अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, अब मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो भाई अवंती ने सेठ का मंसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं, जैसा
सेठ का सवाल था, वैसा ही अवंती का जवाब था। तो ये था RS त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। तो कब आऊँ, ठीक है, ये बढ़िया थी। ये भाई क्यों जी मल और कैसे 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 केस लिया, ठीक है, इनमें से मिलिए ये है क्यों जी मल, बात बार पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, ठीक है भाई। और फिर भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं पता नहीं क्यों, अरे ये है उनके दोस्त कैसे केस लिया, ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, ठीक है। भूले भटके कभी दोनों में से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप, क्यों 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 कैसे कैसे कैसे। तो 3 दिन बार है भाई, पढ़िए और बता दीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले हैं? नमस्ते, ज़रा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूँ पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर आशीष दास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? तो ये है भैया, ये सरदर्द थे बच्चे, ठीक है। आप इन पे नज़र मार सकते हैं, सुबीर शुक्ला जी ने ये लिखी हुई है। क्यों जी मलोर कैसे 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 केस लिया, ये तो भाई मेरे लिए टंग ट्विस्टर बन गया है। तो मीरा बहन और बाघ, ठीक है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में, तो आप ये पूछ सकते हैं गेवली में गांव में मतलब कहाँ पे आश्रम स्थापित किया मीरा बहन ने, तो या फिर मतलब नाम क्या है उसका, ये आ सकता है, ठीक है। उत्तर, और वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। केवली गांव के में एक बार यही हुआ, एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होती ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया जाए तो बाघ के अंदर घुसते हुए दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो देखते पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम वहाँ पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ है। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो ये थी कहानी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मीरा बहन और बाघ, 10 चैप्टर था, 3rd क्लास की अपनी रिमझिम से। 11th है, जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने आते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया और मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख पड़ी, सांप? वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता लगा कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने उसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उस दिन शाम को मैं एक बर्ग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी निकला। वहाँ सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, उसकी झाड़ फूँक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मैंने नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुंचे। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। जब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी
मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उसने उसी बर्तन में पानी में से मेरी उँगली धोई और मुझे पिलाया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय पे से मिल आए, बड़े जहरीले सामने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट से भेजी। शंकर जी ने ये लिखी थी कहानी। तो यही है, अंधविश्वास को दर्शाती है ये, ठीक है। 11 चैप्टर था ये, थर्ड क्लास के रिमझिम का। 12th है मिर्च का मज़ा। एक काबुली वाले को कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। ठीक है, कविता है ये। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, या ज़रूर इस मौसम क्या कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजडिन से बोला, बेचारा जो तो कुछ समझाकर, लाल लाल पतली पतली छीमी, वो चीज़ अगर खाने की तो हमको दो, तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुछ दिन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसका क्यों बिना सदाए छोड़े। आंखें पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला वे बेवकूफ़ क्या खा कर यूं कर रहा तबाही। यह कहाँ काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है। रश्मि रथी काफ़ी अच्छी उनकी रचना है, आप उसे ज़रूर पढ़िए आपको वक्त मिले तो। मिर्च का मज़ा था 12 चैप्टर रिमझिम। तो सबसे अच्छा पेड़, वैसे सारे पेड़ अच्छे होते हैं, तो सबसे अच्छा पेड़ है शीर्षक इसका चैप्टर का 13th। 3 भाई थे, एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम दूध में वह सड़क पर चलते 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 चले गए। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ आया, उसके नीचे ठंडी छाँ थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। यार पानी पी लूँ, काफ़ी देर से बोलते बोलते गला सा थक गया है। तो वो आम का एक पेड़ आया, उसके नीचे बैठ के तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है, आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर ले लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। वह आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा, टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे। वैसे केला एक ऐसा फल है जिसके मतलब एक साथ इससे खाए जाते हैं। उसके फल की भी सब्जी बनती है, फल भी खाया जाता है, केला कच्चे केले की सब्जी बनती है, और फूल की भी सब्जी बनती है। ठीक है, कचनार, उनकी वजह से हम शायद वो न, आप देख लेना, ठीक है, ईवीएस में आ सकता है वो भी। तो ये था, अ, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहाँ अपनी झोपड़ी बना ली। और मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खरखर नारियल की जटाएं साफ की हो गई, और फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, तीसरा भाई उसकी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल से एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो।
नारियल जटाओं काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों में से मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक है तो है मेरे लिए, तो यह पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसे तीसरे बार नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? ठीक है, भारत दास जी ने इसे लिखा था। काफ़ी बढ़िया कहानी थी। तो वही सारे पेड़ बढ़िया है, यही है इसका एट द एंड निकल के आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस पेड़ के नीचे उन तीनों भाइयों ने घर बनाया, आम के, केले के और नारियल के। अब भैया फोर्थ क्लास की रिमझिम है, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, कविता है, तो अरे पढ़ते हैं चलिए। झबर झबर वालों बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी को किसी की सुनते, कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, तो ये है कल्पनाथ सिंह जी की लिखी गई कविता है। रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो आप एनसीईआरटी के पोर्टल से सारी बुक्स वैसे डाउनलोड भी कर सकते हो, बट अभी शायद इतना वक्त नहीं होगा कि पढ़ी जा सके, तो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मित्र मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़े को भी कुछ नहीं बदलती थी। इस कारण कुछ दरबारी बीरबल से चलते थे। वे बीरबल को मुझसे फंसाने के तरीके सोचते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सर तो अपने विद्या और बुद्धि और बहुत अभिमान था बीरबल को, तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते, लेकिन अपने ही मन मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती का आवाज़, तूती की आवाज़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ख्वाजा साहब की बात ऐसी कैसी लगती थी। ठीक है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवाते थे, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करे, बहुत मुश्किल प्रश्न सोचा। उन्होंने विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि वह ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी चलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। कलाई खुलना मतलब पर्दाफाश हो जाना। ठीक है, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पर मैं ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न दिया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा रखा है, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी? बीरबल ने कहा, जहाँ पर ना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भों से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। तो ये कहानी थी, काफ़ी अच्छी कहानी थी। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर था अपना ये। फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी पे शायद हम आ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे। किरमिच की गेंद। ठीक है, गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर पे बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था, तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा और अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन
चलाते चलाते एकदम जोर से बोलती है, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों से चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, तो लू कब चलती है भाई? जून में चलती है, मई जून में। धरती तवे की तरह तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, ठीक है। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जहाँ वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस भाई बड़ा मोटा चूहा होता है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं एक चूहा है जिसने कुछ ज़्यादा ही जिम मार ली हो। और ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है, ठीक है। टेनिस बॉल शायद। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत की खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चला रही थी। फिर कौन खरीद आ सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। तो ये आ सकता है कि दिनेश के दोस्त कौन कौन थे? सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, ठीक है। तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? होना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलती हुई दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद के चलते वह ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो भाई अच्छा बच्चा है वो। गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा का ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। इस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब को चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए, वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? मतलब दिनेश भाई समझदार लौंडा है वो ना। गेंद दिखा निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने रहने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी और उस पर मिट्टी की एक भी दाग ना लगी थी। वरना मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा, देख कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चलेगी तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, ये मेरी है। गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर यही निशान होता है, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने इसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ती गेंद मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का हो रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार करके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की ज़्यादा टोकरी में जा गिरी। स्कूटर
वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वह समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। शांता कुमारी जैन की लिखी हुई कहानी थी। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर किरमिच की गेंद। कोई लाके मुझे दे, कविता है ये। ठीक है, फोर्थ, नहीं ये काफ़ी सारी है, दामोदर अग्रवाल जी की लिखी हुई है, कोई लाके मुझे दे। और इसमें ये पापा जब बच्चे थे, ये रही, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले पुलिया आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा ये कौन है। उन्हें बताया गया कि शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी ना हो। तो कहने वाला यही है भाई, जो बच्चा रहता है ना, वो जो भी चीज़ देखता है ना जो उसको इंटरेस्टिंग लगती है वही बनने की सोचता है। वो एक मूवी देख ले, टीनेजर भी कोई, कि भाई, या ओलंपिक का कुछ वो देख ले तो वो सोचता है भाई मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा। तो ये अच्छी मोटिवेशन भी मिलता है इन चीज़ों से। तो वो वही सब है इसके अंदर। तो भाई ये कहानी यार काफ़ी लंबी लंबी हो गई है कहानी। अलेक्जेंडर रस्किन, ठीक है, अलेक्जेंडर रस्किन की लिखी हुई कहानी है ये। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा यार कि आप पढ़ लो इनको। ठीक है, एक बार थर्ड तक की तो मैं पूरी कवर कर चुका हूँ। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है। ठीक है, दोस्त की पोशाक, ये कहानी है। इसमें मतलब एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक से मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लेके आए। भड़कीली मतलब चमकदार बिल्कुल। ठीक है, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले दोस्त को लेकर। नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी कहा ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, ये वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, मतलब बेइज्जती हो गई महसूस करना कि यार क्या बंदा है, दे रहा और फिर बाहर निकल के सबको बता रहा है। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है, क्या बताना जरूर था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ठीक है, नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। तो भाई 3 कैरेक्टर आ चुके हैं अब तक। ठीक है, जमाल, नसरुद्दीन पड़ोसी भी था और जिनके नाम हैं वो हुसैन साहब भी आ गए हैं। गर्म जोशी से स्वागत किया। तब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। गजब, वो टोपीबाज आदमी है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। क्यों, नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक नए पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और उन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में चुप। हीरो तो अच्छा है, मस्त है, ये मस्त था। ठीक है, बस दोस्त की पोशाक नाम है 5th चैप्टर। जमाल और नसरुद्दीन साहब दोस्त है और वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। ठीक है,
नाव बनाओ कविता है ये एक, ठीक है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है गिर गिर कर बादल छाया है, सात समंदर भर लाया है तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, तो ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लबक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला लाल हरा या नीला पीला रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे बस का क्या बस का क्यों, तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। हरि कृष्णदास गुप्त जी की कविता है ये। नाम है नाव बनाओ 6 चैप्टर। दान का हिसाब। एक था राजा, राजा जी लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूरी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा वहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं कि लोग बड़े गरीब है, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी का सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। भाई गंदा लीडर गंदा राजा था वो। अगर ऐसा है, ये क्वालिटीज़ नहीं है एक अच्छे लीडर की, उसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी में आ सकता है। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, और इतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उनमें से एक आधा लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। राजा ने कहा राजकोष में अधिक धन है तो क्या, उसे दोनों हाथों से लुटा दूं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्र मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं, यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किलें पड़ जाओगे, इसलिए इसी तरह चुपचाप खिसक जाओ। राजा को देखकर लोग वहां से चले गए। राजा उससे बोला छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां पर से लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने ठीक नहीं है, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका 2 गुना, फिर तीसरे दिन उसका 2 गुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना, इस तरह से प्रतिदिन 2 गुना लेता हूँ। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका। राजा बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। ठीक है। एंड सन्यासी राजा को जय जय जयकार करते घर लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराजा तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे,
उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूछा, हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिन के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठ कर ही पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ लगा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री को गुस्सा आ गया। वो बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। अगर अब पता चला कि उन्हें इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए जुटाने का उपाय कर लिया। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे? भंडारी ने बुलाया। मंत्री जी ने कहा, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने पड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पड़ गया। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे ही आप एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी जाए तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर काज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपये, 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी सुकुमार राय की लिखी हुई है। एंड ये हिसाब है पूरा, 1 रुपया, 2, 4, 8, 16, 32, कंपाउंडिंग चल रही है इधर गजब की। तो नाम था दान का हिसाब, 7 चैप्टर, 4th क्लास। अब कौन? कविता है शायद। कौन? आ, मैं नहीं तो कौन बे? आ, यार थोड़ा सा एक बार पानी पी लूँ मैं, कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता बन आती अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से भर घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर उधर है धाता धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। तो भैया चूहा ही ऐसे कांड करता है। ठीक है, तो कौन है कविता का नाम? सोहनलाल द्विवेदी जी की 8th था ये। स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, वैसे कुछ नहीं बताते वैसे ठीक है, तो ये है 9 साल का है और धनी। ठीक है, 9 साल का एक बच्चा है और अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते हैं, उसके माता पिता के साथ वो रहता है। तो ये मैंने शायद पढ़ी हुई है कहानी हमने भी। तो ये, तो गांधी जी से कई बार बात होती है उनकी, तो सब चलता है। बिन्नी बकरी है एक। ठीक है।
थप रोटी थप दाल नाटक है ये, ठीक है। इसमें मुन्नी कैरेक्टर है, नीना है, मुन्नी आपस में बात कर रही है, तो ये सब है। चुन्नू, टिंकू, मुन्नी, सरला, मुन्नी, तरला, ये सब लोग कैरेक्टर्स है इसके नाटक के। शायद आपको मतलब ये आ सकता है कि कुछ लाइनें आ जाएं, कैरेक्टर्स के नाम पूछ लिए जाएं, तो आप उन पे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा सा यार गला वैसा हो गया है, रेखा जैन जी द्वारा लिखी गई है ये, सॉरी। थप रोटी थप दाल। 11th है पड़क्कू की सूझ, कविता है शायद। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वह पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिन चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा है उसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा, वो या पागुर करता है। मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है ना, मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ये, राष्ट्र कवि। मंथिक तर्कशास्त्र, पागुर जुगाली, जुगाली करना, मंथिक होता है मतलब वही तर्कशास्त्र करना। पड़क्कू की सूझ। अब सुनीता की पहिया कुर्सी कहानी है ये, एक चैप्टर है ये। स्पेशल दिव्यांग है बच्ची जो सुनीता है, तो इसमें कैरेक्टर है सुनीता है। तो आप एक बार नज़र मार लो इस पे आराम से, मैं थोड़ा करता हूँ इसे। और तो वही लड़का दिखा, अच्छा बच्चे चिढ़ा रहे थे उसे छोटू छोटू बोल के, उसका कद छोटा था, वो भी एक स्पेशल बच्चा था मतलब। तो दोस्त बन जाती है। छोटू किसका नाम था, अमित का नाम है, अमित है असली नाम छोटू का। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ पर, तो आप ऐसे ध्यान दे सकते हो इन पे। ये सुनीता को लोग जो देखते थे स्माइल करते थे, यार ये सब मेरी तरफ भला क्यों देख रहे हैं, खेल के मैदान में छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली, उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। अच्छा तो ये सुनीता है, छोटू अमित है, अजीब सी चीज, उसको मतलब वैसे देखते थे ऐसे। फरीदा नाम है उसके माँ का, मतलब कुछ अलग नहीं है। ये सब आप समझ लिए, वो थोड़ा अलग समझ के उसको देखते हैं, ऐसा रहता है। तो वो हुद हुद 13th, ये तो भैया गिद्ध लग रहे हैं अपने। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे, और बड़ी गर्मी थी, धूप में वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए, कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी, वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदूदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से ही मदद मांगी थी,
वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। हुदहुद एक पक्षी है, देखना पड़ेगा, मुझे भी सच बताऊं कैसा दिखता है, पहचान नहीं है। आ, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा महाराज मैं अपने सभी साथियों को से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह से और बोले मुखिया इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया। मुखिया बोले हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोने इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोले सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का ये वाले पक्षी है अपने हुदहुद। अब देखिए समझ आ गया। परों का ये ताज कलगी अशोभा पा रहा है। ये रहा, फिर हुदहुद के बारे में अब जानकारी दी गई है। जैसे पहले बुलबुल के बारे में दी गई थी, अब हुदहुद के बारे में काफ़ी जानवरों के बारे में सीखने को मिल रहा है हिंदी की रिमझिम से भी हमें। सुंदर भाग कौन सा है, इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही हो किसी तरह की आवाज़ होती है ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है, किसी सुंदर पंखी जैसे लगने लगता है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग, पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की ही होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से ये आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी ये जैसी नील कटर जैसी होती है, इसलिए कहीं से हजामिन चिड़िया भी के नाम से पुकारा जाता है। हुदहुद का दूसरा नाम क्या है, हजामिन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बड़े ईवीएस का ज़्यादा लगेगा, हिंदी का नहीं, पर आ भी सकता है, हमारी रिमझिम में है। हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप हू कहते हैं। हुप हू कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैसी आवाज़ निकालता है ये भी आ सकता है। हिंदी में से हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा के ढूंढने के कारण हमारे देश में कई कई से पदबोया भी कहते हैं। दूब घास होती है और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है। अच्छा आदमी बनना रहा है यार, ऐसे इंसान होने चाहिए। और दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता, नहीं ये गंदी बात है, सफाई रखनी चाहिए। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है हुदहुद। ये अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है, ठीक है। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों का चटकारा, वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। तो भाई जो हमारे भीखू भाई है उनकी पत्नी का नाम है लाबूबेन। गुजराती हैं क्या? लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली खाना है तो जाना है, ठीक है। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बहन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा भीखू भाई जरा कंजूस थे, जो सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुंचे। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने कहा। नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू बड़बड़ाया। भीखू भाई बड़बड़ाया, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर, जहाँ जो मंडी है शायद वहाँ मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं। तो अपने आप से बोले टहलने का एक और मौका है और 1 रुपया की बचत हो रही है भाई।
वही खुशी में घूर घुराते घुराते घूमते घुमाते हुए भीखू भाई घुरघुराते मतलब घूमते हुए भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। अच्छा, घूर घुराते हुए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने दूर ताका नारियल वाले के देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपए का कहा। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहे ले जाओ। शू छे भाई, गुजराती ही निकले भीखू भाई। भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ में नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बंदर बोला, बंदरगाह पर चल जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे मिल जाए। तो भैया ये है भीखू भाई, कंजूस आदमी, ठीक है। वो एंड तक पहुँच गए हैं नारियल को लेने। पहले वो 1 रुपये में लेने को रेडी थे, फिर वो 50 पैसे में पहुँच गए वहाँ पे जाने के बाद। तो इस तरीके से उनकी पूरी जर्नी है ये, काफ़ी बड़ी ही स्टोरी है यार, ठीक है। ममता पांड्या, अनुवाद संध्या राव जी ने किया है इनका, और ममता पांड्या जी की ये कविता वो कहानी है, सांभला संभालो से शायद गुजराती होगी, हाँ गुजराती लोक कथा, इस पे अब ध्यान गया है मेरा, ठीक है। तो गुजराती लोक कथा है, मुफ्त ही मुफ्त। चलो भाई, अपनी अपनी रंगतें, ये कहाँ आ गए हम, राख की रस्सी। 5th क्लास के रिमझिम पे आ गए हैं अभी हम, राख की रस्सी। तो ये कहानी है एक, लोनपुगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवे सेन गामपो के मंत्री थे। तो भाई 32वें राजा कौन थे तिब्बत के? सोंगवे सेन गामपो, ठीक है। और उनके मंत्री थे लोनपोगार, ठीक है। लोनपोगार का एक बेटा था, बट वो काफ़ी बेचारा भोंदू किस्म का आप उसे बोल सकते हो, मतलब भोला भाला था वो, ठीक है। तो एक लड़की, वो उसको चाहते कि वो तेज तर्रार बन जाए थोड़ा, जो लोग उसका फ़ायदा ना उठा पाए। तो इस तरीके से कहानी चलती है। तो वो अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई मुझे कुछ सामान ला के दे, तो वो जाता है और एक लड़की मिलती है कि भाई भेड़ बेच के ये सामान ले जाकर अपने घर वाले को देते, वो दे देता है। फिर वो कहते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं भाई, मतलब बाल उतार के बेच देता है वो। तो वो कहता है मुझे पसंद नहीं आया, तो ऐसे भेड़ के मतलब बाल उतार के बेच के सामान लेके आया है। फिर वो जाता है दोबारा, कुछ बोलते हैं उसको कि ये भाई ला के दे मुझे। तो वो एक लड़की होती है जो पिछली बार जिसने मदद की थी वो भेड़ के बाल वगैरह बेचने में, ठीक है, वो आती है और वो कहती है कि ऐसा है तो इस बार सींग बेच दो, सींग काट के। तो वो सींग बेच देते हैं, बकरी की ऊनी बच जाती है और बकरी वापस भी आ जाती है और वो सामान ही मिल जाता है। तो पिता कहते हैं ना, हाँ भाई वो लड़की इतनी तेज़ है, तो ऐसा करो, अब तुम मेरे को है ना राख की रस्सी रस्सी ला के दो, एक 9 हाथ लंबी रस्सी, ठीक है। तो और वो लड़का लड़की से कहता है कि मेरे पापा ने ऐसा ऐसा बोला, ये ला के दो। तो लड़की कहती है ठीक है मिल जाएगी, मगर एक शर्त है कि तुम्हारे पापा फिर उस रस्सी को पहनेंगे। तो वो अपने पापा को बताता है भाई मिल जाएगी मगर पहननी पड़ेगी। तो वो बोला इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है पहन लूँगा। तो वो लड़की क्या करती है, रस्सी रखती है 9 हाथ लंबी और उसे एक पत्थर पे रख के जला देती है। और फिर वो उसको उठा के ले जाती है कि पहनो, हाथ लगाते उठाते टूट जाएगी। तो ये है भाई उस लड़की की दिमागदारी से प्रसन्न होते हैं जो पापा हैं उस बच्चे के, और जो मंत्री हैं लोनपोगार लोनपोगार। तो वो उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। अब उनका डर खत्म हो गया कि अब उनके बेटे का कोई फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि अब उनके साथ एक तेज़ तर्रार बहू। तो अब है फसलों के त्योहार, ठीक है। हर साल जैसे फसल कटाई होती है अपने त्योहार मनाए जाते हैं। हरियाणा पंजाब में अपना बैसाखी का त्योहार रहता है, तो वो सब एंड पोंगल, ओणम, बिहू, ये सब डांस वगैरह जो मतलब फेस्टिवल्स है, डांस है, ये सब फसल कटाई के टाइम पे ही किए जाते हैं ज़्यादातर पूरे भारत के अंदर, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। तो फसलों के त्यौहार, या ये नाम है इस पार्ट का, ठीक है। तो यही बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट फसलों के बारे में, अपने जानवरों को जो पशुपालन है वो करते हैं। तो आप ईवीएस में शायद पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं इतना आपको बताने का, अगर आपने ईवीएस ढंग से पढ़ा है तो, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। तो 3rd चैप्टर पे चलते हैं अब, 5th क्लास का अपना खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के हैं सुंदर खेल।
चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भोली 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 सी भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला है, कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी नहीं लूँगा, ये तो वे बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ ये, या मैं लाऊंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं भी, को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यूं यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, और उठूंगा तो कान कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीजें देगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता है। एंड क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि बच्चा क्या बनना चाहता है, कौन से खिलौने लेना चाहता है वो, ठीक है। तो श्री राम जैसा बनना चाहता है, तलवार और धनुष बाण लेना चाहता है, ये इस तरीके के प्रश्न आप आ सकते हैं। नन्हा फनकार, तो ये कहानी है एक लड़का चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा, उसने जल्दी जल्दी कहीं प्रार्थना बुदबुदाई। तो ये मतलब कुछ वो बनाता है, मिट्टी के हैं ये, शायद तराशता है पत्थरों को, वो काम है, ठीक है। गुजरात बादशाह अकबर उस वक्त आगरा किला बनवा रहे थे, तो केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव है ये बच्चा हमारा, बोल सकते हैं। तो यार इन पे काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। आप मेरी माने ना तो फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसे एक बार खुद पढ़ लें। कहानियाँ हैं या समरी, जो कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गले में खराश टाइप की। तो नन्हा फनकार है फोर्थ चैप्टर फिफ्थ क्लास का अंदर। एक बच्चा है केशव नाम का, मुगल दरबार में आगरा के किले में जो पत्थर वगैरह काम हुआ है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये सब है। जहाँ चाह वहाँ राह, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर धरवा भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे, सुनहरे रुपहले बेल बूटों से मैं जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने, ईला सचानी, ठीक है। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल ये है कि कढ़ाई के नमूने, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। तो ईला की कहानी है ये, ठीक है। ईला के आप हाथ देख सकते हैं। तो गुजरात के सूरत जिले में रहती है, उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना नानी के यहाँ बीता है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते हैं। तो ये वो सिलाई कढ़ाई करती है एंड डिज़ाइन वगैरह बनाती हैं एंड और अपने पैरों से करती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो दिव्यांग है, वो अपने पैरों से करती हैं सारा काम। ठीक है, ये सारे काम अपने पैरों से करती हैं। तो ये मोटिवेशन देती हैं। अ, जहाँ चाह वहाँ राह, उन्होंने ठाना करने का तो हाथ काम नहीं करते थे, तो उन्होंने पैरों से ये कर दिखाया। फिर आते हैं चिट्ठी का सफ़र। तो भैया अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, बच्चा हो जाता है 10 साल से के आसपास आ ही जाता है फिफ्थ क्लास में। तो चिट्ठी का सफ़र है 6 चैप्टर फिफ्थ क्लास की रिमझिम एनसीईआरटी का। ये पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है कुछ। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये पॉइंट्स आपके ईवीएस में ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर शायद हिंदी में ना पूछा जाए, बट ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से स्टार्ट किया था पिन कोड की शुरुआत। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर,
फुल फॉर्म है पिन नंबर की, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जैसे अब दिल्ली का है ये 11,000 करके अलग अलग, तो इसी तरीके से है अलग अलग जगह का। आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चिट्ठी का सफ़र है, फिर अपना ये भी डाकिए की कहानी, कंवर सिंह की ज़ुबानी। तो ये है शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाड़ने का काम चल रहा है। सुबह 11:30 बजे हैं, खिड़की से गुनगुनी धूप छन कर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत के जो आगे के हैं वो ठीक है। तो जो कंवर सिंह जी है वो 45 साल के हैं, 45 ईयर्स के हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, शिमला जिले के नरेवा गांव के, ठीक है। और उनके परिवार में हैं 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और तो बताया उन्होंने, मैं मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गए जिससे उसकी मौत हो गई। उनका मतलब एक बच्चा और था, उसकी डेथ हो गई थी उनके लड़के की। तो ये सब है। फिर अब ये कंवर सिंह जी है, उनकी कहानी है ये, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, एनसीईआरटी का। आप पोर्टल से जाके, क्योंकि 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, थोड़े लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। एंड मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे में उतनी एनर्जी है नहीं अभी। मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको मोटा मोटा जो ये एटलीस्ट सारे पार्ट तो दिखा दूँ। मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, ये किसने कहा, ये आ सकता है, कंवर सिंह जी ने कहा था, ठीक है। उन्हें किस लिए मिला था, सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। ये इनाम 2004 में मिला। 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। 500 रुपये मिले थे उन्हें। 2004 में हुआ क्या था जिसके लिए उन्हें ये मिला, पता लगेगा पढ़कर, सच बताऊं तो। वे दिन भी क्या दिन थे, 8 चैप्टर है एनसीईआरटी का। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। भाई ऐसा ही होगा, डिजिटल वर्ल्ड होगा पूरा आने वाला। जैसे अभी मैगजीन्स का दौर चला गया है, ऐसा लगता है अभी बहुत डिजिटल हो गया है सब। ऑनलाइन मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं हम, बस फिजिकल बुक होती थी, अब आज ऑनलाइन बुक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आईसीटी का यूज़ बढ़ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी है। तो वे दिन भी क्या दिन थे, ये कहानी कब की है ये पूछ सकता है, किस सदी की है, 22वीं सदी की है, 2155 की बात हो रही है, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात की जा सकती है इसमें, रोहित, कुम्मी, ये सब हैं इसमें कैरेक्टर्स, ओके। असिमोव आइजैक असिमोव की लिखी कहानी है ये, एंड नाम है इसका वे दिन भी क्या दिन थे। 8 चैप्टर था, 5th क्लास की रिमझिम का। एक माँ की बेबसी, ये कविता है, ठीक है। ये प्रस्तावना टाइप दे रखी है, कविता के बारे में बता रखा है, उसका भाव जो है वो सब। तो कविता पढ़ता हूँ मैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपट पटाटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कुंवर नारायण साहब की ये कविता है, वही दिव्यांग बच्चों के बारे में है। एंड आप पढ़ें इसके भाव को, इसका अर्थ समझने की कोशिश करें जो समझ में आ चुका होगा। इससे जुड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक माँ की बेबसी नाम है इस कविता की। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो और उसका बच्चे मतलब स्पेशल हो, वो किसी दिव्यांग हो तो वो रहता है माँ के अंदर। एक दिन की बादशाहत, आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। आरिफ सलीम कैरेक्टर हैं इसके, उनकी अम्मी है उनके साथ, और आइसक्रीम खाने पे सपने देख रहे होते हैं कि उन्हें, ठीक है, तो सुबह उठा देती है उन्हें, वो सपने देख रहे होते हैं जब। तो वो कहानी है एक दिन की बादशाहत
शीर्षक है इसका। तो वही एक दिन का बादशाह बनना चाहते हैं वो, और वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं जो हो रही है, शायद वही होंगी। जिलानी बानो की लिखी हुई है, उर्दू से अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। तो ये है यार, ये काफ़ी बड़ी बड़ी है सच बताऊं तो। एक दिन की बादशाह शीर्षक है इसका। आरिफ और सलीम इसके मेन कैरेक्टर हैं, इस बात पे ध्यान दे सकते हैं। चावल की रोटियां नाटक है ये। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का कोको का दोस्त नीनी, कोको, मीमी, उबातुन, जनता की दुकान का प्रबंधक, कोटे की दुकान जो होती है बोलते हैं वो। चावल की रोटियां शीर्षक है इसका। तो अभी मोटा मोटा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर्स को बचे हुए। कोई कविता होगी तो वो पढ़ लेंगे, नहीं तो मोटा मोटा देख लेते हैं। गुरु और चेला। कविता ही है शायद, सोहनलाल द्विवेदी जी की। इसे पढ़ते हैं चलो। गुरु और चेला शीर्षक है, 12th चैप्टर है अपना 5th क्लास के रिमझिम में। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, की जिसके सुयश का है यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज, पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। सब चीज़ एक टके की बिक रही है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई धमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, दीवार कमजोर पहले बनी थी इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहां पर बिठाया गया कारीगर, झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको सजा दो। कहा कारीगर ने जरा कि ना देरी, महाराज जिसमें खता कुछ ना मेरी। यह भिश्ती की गलती है उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। भिश्ती मतलब मिस्त्री होना, वही सिंपल समझ पाएंगे। कहाँ राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिश्ती कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। ये गलती है जिसने मशक को बनाया, ये ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिम्मत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी ये गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन चढ़ाने को फांसी, उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला, दिखाता ना गर्दन में फांसी का फंदा था। आता कहाँ राजा ने इसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ दो उसे उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हलवा दनादन। हाँ संतरी ने चले यहाँ फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला, चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। जब मोटी है गर्दन इसमें इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर फिर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा इनमें धक्का
बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है। गुरुजी ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा तो फांसी, मुहूर्त है ऐसी ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच, अगर यही गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थे अंधेर नगरी थान बूझ राजा। तो सोनलाल द्विवेदी जी की ये कविता थी। मेरी एनर्जी सच में काफ़ी लो हो गई है, सॉरी। स्वामी की दादी, स्वामी कैरेक्टर है, उनकी दादी की कहानी है। स्वामीनाथन की दादी हैं। 5 दरियाँ 3 चादरें 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, ये सब है उसके अंदर। आर के नारायण जी की लिखी हुई है ये। 13th है। 14th अपना बाघ आया उस रात, कविता है ये, नागार्जुन बाबा की। तो पढ़ते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया है, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाघ बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो ये है कविता। एंड फिर बिशन की दिलेरी। बिशन ने कुछ अच्छा काम किया है, तो वो देखते हैं क्या है। आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से पॉज करके। मैं सच में काफ़ी थका थका महसूस कर रहा हूँ। शायद वो रेलगाड़ी वाला ही होगा या दूसरा कुछ होगा। चग्गी तीतर की जान बचाई थी शायद। तीतर की जान बचाई थी, वही कहानी है बिशन ने। 16 चैप्टर पानी रे पानी, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है। तो चक्र है पूरा। हक की बात, आज़ादी के पिछले 60 साल दिल्ली में पानी की औसत मांग है, खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है। पर झुग्गी बस्तियों की अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिल पाता तो उनके हक छिनते हैं। साफ सुथरा पानी हक है लोगों का। अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है ये लेख, बोल सकते हैं आप इसे, पानी रे पानी। फिर है छोटी सी हमारी नदी, कविता है ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी की, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, वही है ये। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने पर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम, कास फूले एक पार उजले कैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमराई दूज किनारे और ताड़वन, आओ छाओ बामन टोला बसा है सगन। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग पर ढाले। कभी कभी वह सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल आकर छाना। बहुए लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसात भर नदियां उतर आती, मतवाली सी छुटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कल कल के मारे उठता है कोलाहल, गंधले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो पूछ सकते हैं कुछ क्वालिटीज पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं बर्तन किससे रगड़ती है, रीति से पूछती हैं, कुछ लाइनें दे देंगे वही। हमारी छोटी सी हमारी नदी।
अब ये आखिरी पार्ट है, चुनौती हिमालय की। जोजिला पास जवाहरलाल मुतायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। तो ये सब है। 8 मील जोजिला पास। आराम से इसको पढ़ सकते हैं, सुरेखा पंडिकर जी ने लिखा है इसको। अमरनाथ पहुंचने की कहानी है। तो ये है चुनौती हिमालय की। तो भाई ख़त्म हो गई अपनी फिफ्थ तक की एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। बाय एंड टेक केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना अगर आपको अच्छा लगा है तो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।